हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। आप लोग मुझे इंटरनल सिक्योरिटी के सेकंड लेक्चर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, या इसको थर्ड में कर देते हैं। वैसे अपने सेकंड लेक्चर के अंदर इतना सब कुछ कवर हो चुका था, तो इसको थर्ड में कर देते हैं। सेकंड लेक्चर को वापस मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड इट जस्ट नाउ। इसको थोड़ी देर बाद अपन बाद में वापस भली रिवाइज कर लेंगे। और उसके अलावा इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके ऊपर आते हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया नक्सलिज्म के अंदर क्या है, उसके अलावा सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड जो फिफ्थ शेड्यूल का कहाँ पे फेलियर वगैरह रहा है, वो उसकी वजह से कैसे नक्सलिज्म वगैरह कंट्रीब्यूट हुआ है, तो उन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर देखो, प्राइमरीली यहाँ पे प्राइमरीली सोशल मीडिया जो है वो तीन फेसेट्स के अंदर काम कर रहा है, तीन एरियाज में काम कर रहा है। विच इज फर्स्ट इज प्रोपोगंडा, सेकेंड इज इंक्रीजिंग द सोशल बेस और रिक्रूटमेंट, एंड थर्ड वन इज वो सिंपथाइजिंग। ठीक है, तो सिंपथाइजिंग या सिंपथी वगैरह जो भी। तो प्रोपोगंडा, आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रोपोगंडा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात तो अच्छा, ये इस पे आने से पहले कि ये तीनों चीज़ें क्या हो रही है, ये देखते हैं कि तीनों चीज़ें कहाँ हो रही है, वेयर, है ना। ये सोशल मीडिया का जो रोल है, ये कहाँ पर अपन को देखने को मिल रहा है। तो इसके ये अलग अलग इन्होंने मीडियम्स वगैरह पकड़ रखे हैं। जैसे कि एक तो पॉपुलर जो साइट्स होती है, पॉपुलर साइट्स जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक के अलावा व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप के अलावा जो इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये हो गया। इन पॉपुलर साइट्स के अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं अलग अलग। ठीक है, और ये जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के अंदर एक जैसे नक्सल हमीज़ नाम है ना, फोरम है ये। ठीक है, तो अलग अलग फोरम्स हुए। ठीक है, इसके अलावा ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट करता है, बट वो जैसे 1 2 3 मूवीज़ हो गए, जैसे YTS YFY हो गया कि भाई आप जितना भी हटाओ हम तो रहेंगे ही रहेंगे, तो उस तरीके की चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पॉपुलेशन वेबसाइट्स, फोरम्स वगैरह, ये सब हो गया। इनके अलावा बहुत मज़ेदार बातें हैं, गेमिंग, जो गेमिंग साइट्स होती हैं और अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनका भी बहुत बढ़िया यूज़ होता है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग साइट्स का मतलब है जैसे कि वो COC है ना, नाम इसका फुल फॉर्म अब मुझे याद नहीं है, क्लैश ऑफ क्लैंस। ठीक है, देखा, क्लैश ऑफ क्लैंस। तो ये जो क्लैश ऑफ क्लैंस है उसके अंदर भी पूरा चैट का ऑप्शन होता है। वैसा तो नहीं है कि भाई क्लैश ऑफ क्लैंस इकलौता ही है, पबजी के अंदर भी चैट वगैरह, मतलब क्लैश ऑफ क्लैन का एक बार पकड़ा गया था ऐसा कुछ। ठीक है, पबजी के अंदर भी चैट वगैरह का पूरा ऑप्शन होता है ना। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे कि झारखंड के अंदर एक ग्रुप बैठा है और एक ग्रुप छत्तीसगढ़ में बैठा है और एक ग्रुप कहीं पर बैठा है। तो बहुत बढ़िया तरीका है कि ये दोनों तीनों ग्रुप हैं, या इन दोनों ग्रुप्स की अगर अपन बात करें, जो नक्सल ग्रुप्स हैं, ये दोनों नक्सल ग्रुप्स एक जो है गेम वगैरह को ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर, उस गेम के ऊपर बढ़िया चैटिंग करेंगे, बढ़िया जितनी भी बातचीत वगैरह करनी है उस गेम पर करेंगे। एक तो उस गेम के अंदर कोई और उतर नहीं सकता है, क्योंकि गेमिंग जो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खुद के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और काफ़ी ज़्यादा उनके बहुत ज़्यादा वो पर्टिकुलर वो है इन सब मामलों के अंदर, है ना, प्राइवेसी वगैरह के अंदर। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि यहाँ पर अगर आप किसी तरीके का, अगर आप ये बोलो कि भाई कोड वर्ड वगैरह भी यूज़ करो कि मैंने इसको मार दिया, है ना, मैंने रमेश को मार दिया, मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने लूट लिया, इसको मैंने कर दिया, तो वहाँ पे वो भी कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, क्योंकि एनीवेज मारना लूटना वहाँ पे चल ही रहा है गेम के अंदर, है ना, समझ में आया। फिर इसके अलावा क्या चीज़ है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी वेबसाइट्स वगैरह मैंने बता दिया। एक और यहाँ पर चीज़ है, बस ऑनलाइन फॉर्म्स हैं और फोरम्स हैं, ये फॉर्म्स नहीं है, फोरम्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन फोरम्स के अलावा जो है वेब बेस्ड ग्रुप्स भी हैं, काफ़ी सारे वेब बेस्ड ग्रुप्स भी बना रखे हैं अलग अलग, और गेमिंग साइट्स वगैरह हैं। गेमिंग साइट्स के अलावा पॉपुलर साइट्स वगैरह हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, नक्सलबारी हमीज़
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोपोगेंडा, सिंपैथी और इंक्रीजिंग बेस। अब ये फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह से क्या कर रहे हैं कि भाई आप आओ, आपको जो है इंसाफ की ज़रूरत है, और इंसाफ आपको कौन दिलाएगा? इंसाफ हम दिलाएंगे भाई, हमारे अलावा और कौन दिला सकता है? सरकार आपको इंसाफ नहीं दिला रही है, जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप हमारे पास आओ। तो लोग भी जो है परेशान होते हैं वो इनके पास जाते हैं, इनका बेस बनता है। इस बेस के अलावा सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई हम तो बात करना चाहते थे, दो बच्चे थे, बच्चों से गलती हो गई, बच्चों से तो गलती होती है, बच्चों ने जानबूझ के थोड़ी करा, सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार बात नहीं कर रही, समझ में? तो सिंपैथी गेन करना, प्रोपोगेंडा फैलाना अपना, ठीक है, जिस प्रोपोगेंडा के अंदर की सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों को समर्थन कर रही है, कैपिटलिस्ट लोग हमारा जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और इन दिस फॉर्मेट सरकार चाहती है कि भाई हम मर जाएं। सरकार चाहती है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस पॉपुलेशन को कम करने का क्या तरीका है? गरीब लोगों को मार दो, और गरीब लोगों को मारने का यही तरीका है। जैसे कि सेम प्रोपोगेंडा जो है वो कोविड के टाइम पर भी चला था। ये बहुत ज़्यादा इडियोटिक और बहुत ज़्यादा मतलब घटिया किस्म की बात है, लेकिन कोविड के टाइम पे प्रोपोगेंडा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी कोई हद नहीं है। जिस प्रोपोगेंडा के अंदर चल रहा था कि भाई जो सरकार है, सरकार जानबूझ के ये ध्यान वगैरह नहीं दे रही है, जानबूझ के हेल्थ वगैरह के ऊपर फोकस नहीं कर रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर, ऑल्दो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका ये कारण नहीं है कि भाई पॉपुलेशन कम करेंगे, है ना? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम करने के लिए अपन हेल्थ पे फोकस करते हैं, ये कोई तरीका नहीं हुआ, समझ में आया? तो जो है यहाँ पर इस तरीके से, उसके अलावा ऐसा नहीं कि प्रोपोगेंडा सिर्फ इसी उस फॉर्मेट में हो रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे कितना ज़्यादा आप उसको क्रिटिसाइज़ वगैरह कर रहे हो, ऑल्दो ऐसी ये बात सही भी है, सरकार का काम वाकई इतना कोई बहुत बढ़िया नहीं था, है ना? ठीक है, लेकिन और भी ऐसे अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंसेस वगैरह हो जाता तो उसके अंदर देखो मोदी ऐसा है, देखो ये पर्सन ऐसा है, देखो वो पर्सन ऐसा है। नाउ इनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि ये जो लोग इन सब चीज़ों को डाल रहे हैं वो लोग अपने इंटरेस्ट के अंदर इन सब चीज़ों को डाल रहे हों, एंड विच आर नक्सलिज्म, समझ में? फिर इसके बाद क्या चीज़ है? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज अ सोशल इशू, एज अ इकोनॉमिक इशू एंड एज अ डेवलपमेंटल इशू। अगर इन तीनों की अपन बात करें तो सोशल इशू वाला ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। दो 2022 में ही आया है। Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues, get some ये just क्या चीज़ है? इसको देखेंगे, जस्ट पे मैंने ध्यान नहीं दिया, या तो हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो, ठीक है। मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। चलो, या तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई टाइपिंग एरर, जिस साइट वगैरह से मैंने इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लिया वहाँ पर हो सकता है कोई टाइपिंग एरर वगैरह हो, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड का है। 15 नंबर का मतलब होता है 3 पेज आपको मिलेंगे। 3 पेज में सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल इन सबको लेना है, प्लस इमर्जिंग इश्यूज़ क्या है उन सबको लेना है, और जो एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है ना, स्ट्रैटेजी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एक पेज जो है वो स्ट्रैटेजी और वे फॉरवर्ड पर ही आ जाएगा। एक पेज के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंट, इसको आपको कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.25 पेज, एक और थोड़ा और पेज इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और उसके अलावा जो है जो बच गया पोर्शन वो करीबन 1.25 पेज के करीब आपका बचा होगा। उस 1.25 पेज के अंदर इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन के अंदर इमर्जिंग जो नए इशूज़ बन रहे हैं वो आएंगे, समझ में आए। कंटेम्प्रेरी या करंट इशूज़ जो है उनका थोड़ा बहुत जो भी है वो डेटा आएगा, समझ में आए। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा 3 पेज का। ट्राई करना, कोशिश करना इसको अटेंड करने की। उसको अटेंड करने से पहले पढ़ तो लेते हैं क्या। तो सोशल इश्यूज़, कैसे नक्सलिज्म जो है वो सोशल इशू के तौर पे अपने सामने आ रहा है ना। सोशल इशू के अंदर अपन देखें तो यहाँ पे अपन 2 ही पॉइंट देखने वाले हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है ना, ये सब आपको ओनली IAS और उसके अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से समझना, इसके नोट्स वगैरह ढंग से बना लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास नोट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो सोशल इशू के अंदर क्या है, वैसे अगर मेरी मानो तो मत करा करो क्लास नोट्स पे फोकस,
क्योंकि बढ़िया है मेरे पास कंपटीशन कम रहे। समझ में आया भाई? बट ऑब्वियस ही बात है, कायदे के अनुसार मुझे वैसा होना चाहिए, सेल्फिश और जो भी, ठीक है। बट ठीक है यार, फालतू बात है ये सब। सोशल इशू की अगर अपन बात करें तो देखो 2 पार्ट के अंदर अपन करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो है एनआरकी, दूसरी बात है सोशल फैब्रिक। जिस तरीके की इनकी टेंडेंसीज हैं, मैंने आपको बताया था, स्टेट नहीं होना चाहिए, मैरिज नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो ट्रेडिशंस नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, रिचुअल्स वगैरह ये वो सब फालतू की बातें जो भी है, जो भी जो वेल्दी लोग हैं उनसे वेल्थ ज़बरदस्ती आप ले लो, है ना, और डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह करो। इन सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करने की वजह से जो है किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो एक एनार्की की सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर एनार्की की सिचुएशन क्रिएट होगी तो अपन को क्या मिलेगी? सोशल इनस्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? सोशल इनस्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे एनआरकी की सिचुएशन टूनीशिया के अंदर है, तो टूनीशिया ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भयानक ह्यूमन डेवलपमेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भयानक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना। और मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे पहले भी नहीं था, मतलब वहाँ पे एनआरकी आई उससे पहले भी नहीं था, लेकिन एनआरकी चल भी तो इतने ज़्यादा सालों से रही है। ऐसा थोड़ी कि भाई एनआरकी आज आई है कल आई है, इतने सालों से एनआरकी चल रही है, इतने सालों से एक फॉर्म ऑफ एनार्की जो है, इतने साल तो नहीं कहेंगे लेकिन पिछले कुछ सालों में तो जो है एक फॉर्म ऑफ एनार्की अफगानिस्तान में भी डेवलप हुई है। वो प्रॉपर एनार्की भले आप कह सकते हो कि नहीं है, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनार्की तो है ही है। फिर भी वहाँ पे क्या हुआ? कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ है? और ज़्यादा ख़राब हालत ही है, टूनीशिया के अंदर और ज़्यादा ख़राब हालत ही है। तो सोशल इंस्टेबिलिटी आती है, फर्स्ट पॉइंट सोशल इंस्टेबिलिटी होता है। बट मैंने कोशिश करी है कि इसको एनार्की को पहले लिखा जाए, वरना वो ऐसे लगेगा कि भाई ठीक है आप फालतू की चीज़ें हर कुछ लिखे जा रहे हो। सोशल फैब्रिक का यहाँ पे ये मतलब है कि भाई ये जो है डिवाइड रूल टाइप की चीज़ करना चाहते हैं, तो डिवाइडिंग द सोशल बेस। अब इसमें ये किस तरीके की चीज़ करते हैं? देखो भाई, रूरल पीपल आर पीड़ित। हाउ कम रूरल पीपल आर पीड़ित? तो रूरल पीपल आर पीड़ित बाय अर्बन पीपल। अच्छा, अर्बन इंडस्ट्रियल जो पीपल है इनसे ये पीड़ित है, ठीक है। देन ट्राइबल्स आर ऑल्सो पीड़ित। हाउ कम ट्राइबल्स आर पीड़ित? तो ट्राइबल्स आर पीड़ित बाय नॉन ट्राइबल्स। जितने भी नॉन ट्राइबल्स हैं वो मिल के सारे जो है ट्राइबल्स के खिलाफ उन्होंने वॉर वेज कर रखी है। अभी ट्राइबल्स को पता नहीं पड़ रहा है, हमको पता है, ठीक है। इसके अलावा जो पीजेंट्स हैं, दे आर पीड़ित बाय लैंडलॉर्ड्स। अब है ये सही बात है, पीजेंट्स आर पीड़ित बाय लैंडलॉर्ड्स एंड अर्बन पीपल आर पीड़ित बाय इंडस्ट्रियल वो, ठीक है। ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल तो फालतू बात हो गई, मतलब मेरी नज़रों में तो फालतू ही है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल इन्होंने वॉर वेज कर रखी है और ये हर एक जगह ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ में आया? कुछ एक इंस्टेंसेस हैं, ये सही बात है कि पहले वो कुछ एक बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस थे, लेकिन ये भी उतनी ही सही बात है कि अब वो कुछ एक इंस्टेंसेस कुछ एक से भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। समझ में आया? दे आर रेयर इंस्टेंसेस ऐसा कुछ हो रहा है, लैंड कन्फिस्केशन वगैरह हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही। आई एग्री कंडीशंस ख़राब हैं, लेकिन उनका ये मतलब नहीं है कि भाई ये जो है लैंड कन्फिस्केशन हो रहा है या फिर इंडस्ट्री वगैरह ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आई एग्री कि भाई एनवायरमेंटल जो है डैमेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है कि भाई वहाँ पे डैम बनाने के लिए आपकी ज़मीन हड़पी जा रही है। समझ में? अब ये सब चीज़ें नहीं हो रही। आई एग्री कि भाई जस्टिस वगैरह पुअर है, लेकिन वो जो पुरानी चीज़ें जिनको आप अभी भी कैरी करो तो वो चीज़ें नहीं हैं। अपन ने काफ़ी ज़्यादा काम करा है और ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि इंडिया इज स्टिल अ नेसेंट नेशन, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग नेशन, ठीक है। अभी अपन डेवलप हुए नहीं है, डेवलप हो जाए, ये सब हो जाए, उसके बाद की बात होती है। अगर यूएस की बात करें तो आज भी वहाँ पर मिलिशियाज काम करते हैं। एक बार यू गो टू टेक्सास, यू गो टू मोंटाना, यू विल रियलाइज वहाँ पर उनके खुद के मिलिशिया, मोंटाना मिलिशिया, और टेक्सास के अंदर तो बतेरो, टेक्सास हो गया, अल्बामा हो गया, बतेरो मिलिशियाज उनके खुद के चल रहे हैं कि भाई हमको यूएस को या हमको इस इलाके को आज़ाद करना पड़ेगा। यूएस गवर्नमेंट, नॉर्दर्न जो लोग हैं वो सारे के सारे बेंडे हुए हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, जबकि वो डेवलप्ड है, 250 साल पुराना देश, हमको 100 साल भी नहीं हुए। तो उस चीज़ को समझना पड़ता है। बिल्कुल सही है, मैकेनिज्म्स वगैरह और भी काफ़ी सारे दूसरे मैकेनिज्म्स हैं उनका, खैर चलो फालतू की बातों में नहीं आएंगे। तो डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है, इस डिवाइड को ये एक्सप्लॉइट करते हैं, समझ में आया, ठीक है। और इस डिवाइड को एक्सप्लॉइट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देयर फोर दिस इज़ अस वर्सेस देम। ये इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ कुछ भी नहीं है। जो जिन्होंने सोसाइटी वगैरह पढ़ी है, जो सोशोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, उन्हें इसका मतलब पता है। अस वर्सेस देम इज़
द मोस्ट डेंजरस थिंग विच कैन एवर हैपन इन अ सोसाइटी। और ऐसा नहीं है कि भाई अस वर्सेस देम होता नहीं है, अस वर्सेस देम इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सोसाइटी, इन ईच एंड एवरी टाइम। आज तक हमेशा अस वर्सेस देम रहा है, आज तक अस वर्सेस देम हमेशा हर सोसाइटी के अंदर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक वर्सेस वाइट, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न वर्सेस दिल्ली, जो दिल्ली के पीपल है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पुअर पीपल वर्सेस रिच पीपल एंड सो फोर्थ। इसका मतलब होता है कि मुस्लिम्स वर्सेस हिंदूज। समझ में आया? तो अस वर्सेस देम, तो यहाँ पे एक अस वर्सेस देम क्रिएट कर देते हैं, जिस अस के अंदर नक्सल्स हैं विच विल बी योर सेवर्स, है ना, एंड देम है जिसके अंदर स्टेट और स्टेट के बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हैं विच आर योर एनिमीज। समझ में आया? तो दिस इज हाउ दे डिस्ट्रॉय द सोशल फैब्रिक। सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू की अगर अपन बात करें तो देखो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, है ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इकोनॉमिक इशू की अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक इशू के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, नहीं अच्छा डेवलपमेंट को तो अपन ने ऐसे अलग से लिया है ना, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। टैक्सेशन ले लो, टैक्सेशन, पैरेलल टैक्सेशन पॉलिसी चला रखी है, समझ में आया, ठीक है। तो पैरेलल टैक्सेशन पॉलिसी चला रखी है, तो कितना बड़ा अपना जो है टैक्स बेस यहाँ से कट रहा है, ठीक है। उसके अलावा कितना ज़्यादा जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हार्म होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे हार्म होगा? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ऐसे हार्म होगा कि अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं, समझ में आया, ग्राउंड लेवल पर, जब वहाँ पर आपको हफ्ता वसूली और ये सब है, तो कौन वहाँ पर कौन वहाँ पर अपनी फैक्ट्री डालना चाहेगा? कोई नहीं डालना चाहेगा। तो फैक्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी जो वांट है, या एक तरीके से जो डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है, आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया कमज़ोर पड़ता है। वो इसलिए कमज़ोर पड़ता है कि लेट्स से कि आई विल गिव यू, यार यू आर वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, लेट मी गिव यू अ प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन के अंदर अपन दोनों मिलके एक फैक्ट्री लगाते हैं, बढ़िया दोनों कमाएंगे, बढ़िया दोनों मज़े करेंगे, बढ़िया दोनों आईफोन लाएंगे, वो आई वॉच वगैरह एप्पल वगैरह के ऊपर बनाऊंगा, कुछ नहीं रखा है एसूस फेसूस में, है ना, तो बढ़िया मज़े करेंगे और उस बढ़िया कार वार लेके घूमेंगे, ऊदी और BMW और सब मज़ा करेंगे। उस सब मज़े के लिए अपन को जो है फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। यू ऑल्सो से हाँ यार मज़े तो करने, दुखी हो गए पढ़ पढ़ के, ना सिलेक्शन हो रहा है ना कुछ ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर अपन दोनों, फिर आप मुझसे पूछते हो कि यार ठीक है यार फैक्ट्री डाल लेते हैं, कहाँ पर डालें फैक्ट्री? मैं बोलता हूँ यार यहाँ पर तो महंगी पड़ेगी, ये बाकी के जो पॉकेट्स हैं इन जगहों पर भी महंगी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ में डालते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, वहाँ पे गजब सस्ती ज़मीन वहाँ पर लेंगे। नाउ हाउ मच इंटरेस्टेड आर यू टू इन्वेस्ट इन बस्तर, दांतेवाड़ा और सुकमा और नक्सल? तो खैर अब वहाँ पर तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये वाले जो एरियाज़ हैं, हाउ मच इंटरेस्टेड आर यू? यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, समझ में आया? यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जाना पैसे डुबाने के बराबर है, समझ में आया? फिर इकोनॉमिक इशू, फैक्ट्री वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो डेवलपमेंटल, अच्छा अब जो यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है, डेवलपमेंटल इशू तो अलग है, एक पॉइंट और है यहाँ पर, देखते हैं, चलो ठीक है। तो इकोनॉमिक इशूज नहीं है, दो ही है, पैरेलल टैक्सेशन है, डिसरप्टिव यूज ऑफ NGOs है, और ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो 3 पॉइंट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि पीपल आर नॉट विलिंग टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। डिसरप्टिव यूज़ ऑफ NGO जो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी फ्लडेड हो जाती है ब्लैक मनी से। काउंटर फाइट मनी तो अब इतना ज़्यादा इंस्टेंसेस अपन को देखने को नहीं मिलते, लेकिन ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीज़ों से, समझ में आप, ठीक है। डेवलपमेंटल इशूज़ की अगर अपन बात करें तो डेवलपमेंटल इशूज़ जो है वो 3 तरीके के हैं। सबसे पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतना बढ़िया काम नहीं कर रही, प्राइवेट आकर काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अब काम करना नहीं चाहते का क्या मतलब है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई फैक्ट्री डालेंगे तो प्राइवेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर फैक्ट्री डालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेवलपमेंट होगा, और जो है बाकी का इधर उधर जो है स्पिल ओवर इफेक्ट से भी डेवलपमेंट होगा,
और ये सब चीज़ें नहीं हो रही क्योंकि प्राइवेट आना ही नहीं चाहते। क्यों प्राइवेट नहीं आना चाहते? क्योंकि जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह नहीं है, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये जो है डिस्ट्रक्ट करते रहते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो आपके पास है क्या? समझ में आया? दैट्स हाउ डेवलपमेंटल इशूज़ आर क्रिएटेड। समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रही, ऑल्दो अब स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है, और उसके ऊपर आएंगे बाद में, फिर प्राइवेट वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड फिफ्थ शेड्यूल, ये इस वीडियो के अंदर लास्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फिफ्थ शेड्यूल, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था फिफ्थ शेड्यूल वाले के ऊपर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2013 में था और ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, नक्सलिज्म में से। फिफ्थ शेड्यूल किसके अंदर आता है? आर्टिकल 244 में आता है। आर्टिकल 244 के क्लॉज 75 के अंदर अपन को फिफ्थ शेड्यूल मिलता है। इसी के साथ में आर्टिकल 244 के क्लॉज 2 के अंदर अपन को सिक्स शेड्यूल मिलता है। दोनों ही फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल मैं करंट अफेयर्स की क्लास में डिटेल के अंदर कवर कर चुका हूँ, फिर भी एक बार एक बेसिक आइडिया देख लेते हैं। सिक्स शेड्यूल के अंदर क्या, और दोनों के ऊपर मल्टीपल बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी ऑब्सेस्ड विद इन दोनों शेड्यूल्स, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये चारों स्टेट्स जो हैं, ये चारों स्टेट्स हैं, इनके शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये दोनों कवर्ड हैं। सिक्स शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कवर्ड हैं अदर देन दैट ऑफ आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। समझना? अब जो है फिफ्थ शेड्यूल की अगर अपन बात करें, ये अपन ने कब डिस्कस करा था, अगर किसी को वैसे पढ़ना हो वापस जाके देखना कि वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा, तो ये अपन ने जब वो लद्दाख का जो डिमांड चल रही थी तब इसको डिस्कस करा, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ठीक है, मतलब कुछ हफ्तों पहले की बात है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर AMT ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि कुछ एक प्रोविज़न है, जैसे कि एक प्रोविज़न है कि भाई गवर्नर जो है उनके पास ये राइट है, कोई भी यूनियन, पहले तो स्टेट की अगर अपन बात करें तो स्टेट के अंदर तो वैसे भी गवर्नर के साइन की ज़रूरत पड़ती है ना, स्टेट का कोई भी लॉ हो। यूनियन का अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करना होता है तो गवर्नर के साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो फिफ्थ शेड्यूल वाले जो एरियाज़ हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ के अंदर गवर्नर के साइन के साथ, प्रेसिडेंट के साइन के बाद गवर्नर के साइन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और कुकर की सीटी की भी फिर उसके बाद क्या है, गवर्नर के जो है साइन की भी ज़रूरत पड़ती है। गवर्नर के साइन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो जो भी यूनियन के लॉज हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्राइब्स वगैरह की कंडीशंस क्या है वो अलग अलग मैटर करती है। तो गवर्नर विल डिसाइड कि कौन कौन से लॉज अप्लाई होंगे, कितने अप्लाई होंगे, और कुछ उनके ऊपर मॉडिफिकेशन हो तो वो मॉडिफिकेशन पावर भी इनके पास होती है। समझ में आया? ठीक है, दैट इज़ गवर्नर्स रोल यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक बॉडी बनती है जो कि गवर्नर को असिस्ट करती है इन फंक्शंस को कैरी आउट करने में, विच इज़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मैंने आपको डिस्कस करा था उस समय पर कि जो है अलग अलग ट्राइब वगैरह का रिप्रेजेंटेशन वगैरह होता है प्रॉपर, कुछ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह होते हैं, कुछ और अलग स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे के सारे लोग होते हैं, मिलके ये काम करते हैं और उसके अलावा फिर गवर्नर को असिस्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या चीज़ है? इसके अलावा जो है गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसे? तो प्रेसिडेंट को, फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो भी और अगर प्रेसिडेंट नहीं मांगते हैं तो भी। इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट बीच में भी कभी मांग सकते हैं, अगर वो बीच में नहीं मांगे तो उनका जो नॉर्मल टाइम है उस नॉर्मल टाइम पे तो गवर्नर को एनीवेज करनी ही है रिपोर्ट सबमिट। नाउ अगर रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब इस रिपोर्ट के अंदर पूरा का पूरा मेंशन होगा कि भाई कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डेवलपमेंट, कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, कौन कहाँ पर अपन ने काम कर लिया है, किन किन जगहों पर अभी काम करना बाकी है, हम क्या चाहते हैं इन जगहों पर के लिए, समझ में आया, और जो भी। अब इस चीज़ को वैसे कायदे के अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो आगे पास ऑन करें और ये पार्लियामेंट के अंदर जाए और डिस्कस हो, समझ में आया। लेकिन क्या चीज़ होती है? पहली बात तो ये जो यूनियन के लॉज होते हैं इनके ऊपर गवर्नर बहुत ज़्यादा कुछ विचार करता नहीं है। इसलिए विचार करता नहीं है क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, गवर्नर इज़ एन एजेंट ऑफ सेंटर।
तो गवर्नर जो है अगर सेंटर के एजेंट है तो उनको सेंटर से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है नहीं, यूनियन के लॉस सेंटर के लॉस, समझ में आया, ठीक है, मतलब यूनियन सेंटर एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि गवर्नर जो है वो टाइमली रिपोर्ट सबमिशन करते नहीं है ना, तो टाइमली रिपोर्ट सबमिशन होता नहीं है। तीसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं है उन रिपोर्ट्स की। और चौथी बात या तीसरी, इसको अगर अलग कर दो तो ये जो रिपोर्ट्स अगर सबमिट करते हैं तो इन रिपोर्ट्स के अंदर काम के जितने भी एरियाज़ वगैरह होते हैं, काम के जो इश्यूज़ होते हैं वो एड्रेस नहीं होते हैं, समझ में आया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को अगर आप काट भी दो तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास स्पेस लिमिटेड होगी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो एड्रेस नहीं होते। और चौथी बात ये है कि अगर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ एड्रेस हो भी जाते हैं, इवन इफ़, ठीक है, इवन इफ इंपॉर्टेंट इश्यूज एड्रेस हो भी जाते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑल दिस लपस पपस? इस लपस पपस का कोई पर्पस तो है नहीं, ये यूजलेस चीज़ है। ये कैसी चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो है मतलब जो हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ देता हूँ, मैं आपको एक आईफोन देता हूँ, कौन सा 14, उसमें भी कौन सा प्रो, उसमें भी कौन सा वो प्लस, उसमें भी कौन सा एक टीवी वाला, बढ़िया ना, कवर भी फ्री दूंगा, कैमरा का और बाकी बैक कवर दोनों, ठीक है। बढ़िया आईफोन 14 देता हूँ, प्रो प्लस एक टीवी वाला, कवर और बैक ये सब फ्री है ना। और मैं आपको डिब्बा पकड़ाता हूँ और आप डिब्बा निकालते हो वो खाली है, कितना मज़ा है। और इस डिब्बे की एंटीसिपेशन मैंने कितनी ज़्यादा करी, ये तो चलो ठीक है 1 मिनट तक ही धीरे धीरे मैंने आपको चलाया, लेट से कि मैं 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, 1 साल तक चला रहा हूँ, मज़ा आएगा। डिब्बा आईफोन दूंगा, आईफोन 14 तो छोड़, तेरे को 15 दूंगा मैं, 15 आन दे, एक टीवी वाला। कलर कौन सा, कलर बोल, कलर कौन सा चाहिए, आप भी एकदम डिसाइड करके, कलर ये वाला होना चाहिए, फ़ोन का कलर ये और कवर का कलर ये, दोनों एकदम मैचिंग लगेंगे। फुल आपने डिसाइड कर लिया और आपको मिला खाली डिब्बा। दैट इज द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। नाउ इस कंडीशन की वजह से ट्राइबल पीपल जो हैं उनके पास कुछ रे ऑफ होप होगी या वो फर्दर डिससेटिस्फाइड होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जो पीपल हैं वो फर्दर डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और फर्दर डिससेटिस्फैक्शन किस चीज़ के साथ में? कपल्ड विथ अदर फिनोमेनाज, और वो अदर फिनोमेनाज मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लैंड नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, जस्टिस नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बच्चों के लिए एजुकेशन नहीं है, खुद के लिए और बच्चों के लिए हेल्थ नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं। इन सब के साथ में धोखाधड़ी और हो रही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको यही मिलेगा, और क्या मिल सकता है? समझ में? इसीलिए इन सब चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है, समझ में? बाकी यूनियन के लॉ वगैरह वो सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं, बहुत बाद की बातें हैं, समझ में? जैसे अक्सर लोग जो है वो इडियोटिक चीज़ों के अंदर उतरते रहते हैं कि भाई सरकार को इसके अंदर आना चाहिए, सरकार को उसके अंदर आना चाहिए, ये चीज़ फ्री करनी चाहिए, वो चीज़ फ्री करनी चाहिए। ये फ्री वाली बातें बहुत बाद में आती हैं। इस सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ आता है। ये दोनों ही चीज़ें, अभी भी अगर एक थर्ड वेव आ जाए ना बढ़िया वाली, तो अपनी हालतें इतनी ज़्यादा सही होगी ना समझना है। एंड यू एंड आई बोथ ऑफ अस नो दिस, ठीक है। भले अपन कितने भी ढपोसले कर लें, लेकिन अपन दोनों को पता है कि भाई क्या हालत होने वाली है, समझ में आया? ठीक है, तो दीज वर द इशूज़। तो ये आई होप आपको समझ में आया। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंदर जो है 6 शेड्यूल है, क्लॉज 75 के अंदर जो है 5th शेड्यूल है। गवर्नर के पास, गवर्नर इज कस्टोडियन ऑफ ट्राइबल राइट्स, गवर्नर इज असिस्टेड बाय ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो अप्रूवल, बिना गवर्नर के अप्रूवल के लागू नहीं होने वाला इन ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। शेड्यूल